प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। दो गुण काव्य गुण में हमने माधुर्य और ओज गुणों का अध्ययन कर लिया था। आज हम देखते हैं प्रसाद गुण। गुण के बारे में आपको पता ही है कि काव्य के जो नियामक तत्व हैं, काव्य के जो नियत धर्म हैं, उनको हम गुण कहते हैं। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य में वीरता, दया, क्षमा आदि गुण आवश्यक होते हैं, वैसे ही काव्य में भी कुछ गुण आवश्यक होते हैं जिनको काव्य गुण कहा जाता है। यद्यपि काव्य के उत्कर्षक होते हैं, काव्य को उत्कर्षता की ओर ले जाने वाले धर्म होते हैं, इनको ही हम गुण कहते हैं। हमने दो गुणों में पढ़ा था कि जो माधुर्य गुण है, वो माधुर्य गुण काव्य में वहाँ होता है जहाँ हमारा चित्त या हमारा मन वो मधुरता से भर जाता है। एक प्रकार की खुशी हमें रचना को पढ़ने से मिलती है या सुनने से मिलती है, तो वहाँ पर माधुर्य गुण माना जाता है। माधुर्य गुण की कुछ विशेषताएं भी हमने देखी थी कि उसमें टय वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ह्रस्व र और न का प्रयोग होना चाहिए, बड़े बड़े समासों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, पंचम वर्णों का प्रयोग उसमें ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसी कुछ विशेषताएं माधुर्य गुण की थी। तो उसमें रचना को पढ़ते ही हमारा मन द्रवीभूत हो जाता है, तो वहाँ पर माधुर्य गुण माना जाता है। बाद में हमने पढ़ा था ओज गुण। ओज गुण एकदम से माधुर्य का उल्टा होता है। माधुर्य गुण में जिन चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाता है वो सारी चीज़ें ओज गुण में होती हैं। अर्थात माधुर्य गुण में हम देखते हैं कि टय वर्ण का प्रयोग नहीं होना चाहिए। टय वर्ण में हम पूरे टय ठय डय ढय ले लेते हैं, और इसमें पहली विशेषता यही है कि इसमें टय वर्ण का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है। माधुर्य गुण में हम र और न का लघु रूप लेते हैं, जबकि इसमें र और न है, इसका दीर्घ रूप लिया जाता है। माधुर्य गुण में अल्प समास या फिर समास होता नहीं है, और ओज गुण में दीर्घ समास का प्रयोग किया जाता है, अर्थात बड़े बड़े लंबे लंबे शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इस प्रकार से दो गुणों का वर्णन हमने कर लिया था। ये ऊपर वाली जो पंक्ति है वो भी ओज गुण की है। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठेल फैल सैल उसलत है, तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारावार यूँ हलत है। अर्थात ये वर्णन किया गया है सेना के निकलने का, सेना के संचालन का। तो इसमें बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ये ओज गुण माना जाएगा। अब हम देखते हैं प्रसाद गुण। जब किसी रचना को पढ़ते ही उनका अर्थ चित्त में स्पष्ट हो जाए, उसे प्रसाद गुण युक्त रचना कहते हैं। जब भी हम किसी रचना को पढ़ते हैं और पढ़ते ही उसका अर्थ तुरंत यदि हमारे समझ में आ जाता है, बिना किसी विशेष जोर लगाने के, बिना किसी माथापच्ची के, यदि उसका अर्थ समझ में आ जाता है, तो वहाँ पर प्रसाद गुण युक्त रचना मानी जाती है। अर्थात लाक्षणिक एवं व्यंग्यार्थ संकेतित अर्थ से परे प्रसाद गुणयुक्त रचना में स्वच्छ निर्मल अभिधार्थ ही मुख्य होता है, जिसे पढ़ते ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। देखो, हम कई बार काव्य पढ़ते हैं तो काव्य में अभिधार्थ कुछ और होता है, अर्थात पंक्ति में कुछ और लिखा जाता है, हम लक्षणा से उसका अर्थ कुछ और निकालते हैं, या व्यंग्यार्थ से हम उसका कुछ और ही अर्थ निकालते हैं। तो वहाँ पर कभी भी प्रसाद गुण नहीं माना जाएगा। प्रसाद गुण वहीं पर होता है जब वाक्य में जो अर्थ है वो अभिधा शब्द शक्ति से निकाला जाए, अर्थात वाक्य का वही अर्थ निकले जो लिखा गया है, वो अर्थ ना निकले जो हम सोच सकते हैं या समझ कर निकाल सकते हैं। तो अभिधा शब्द शक्ति जहाँ पर होगी वहाँ पर प्रसाद गुणयुक्त रचना मानी जाती है। आप सीधे ही यूँ समझ सकते हो कि यदि वक्ता जो कहता है और कहते ही तुरंत बात आपके समझ में आ जाती है, तो वहाँ पर प्रसाद गुण माना जाता है। प्रसाद का अर्थ स्वच्छता और निर्मलता होता है। जिस प्रकार सरोवर का जल निर्मल और स्वच्छ होने से उसके पैंदे की वस्तुएं आसानी से देखी जा सकती हैं, उसी प्रकार काव्य में प्रसाद गुण होने पर उसका अर्थ निर्मल स्वच्छ होने से जल्दी समझ में आ जाता है। अर्थात जिस प्रकार पानी यदि मटमैला होता है या गंदा होता है तो हम उसका तल नहीं देख सकते, उसके नीचे की वस्तुएं नहीं देख सकते, लेकिन पानी यदि स्वच्छ और निर्मल होता है
तो हम उसके पेंदे तक की वस्तुएं आसानी से देख सकते हैं। यही बात प्रसाद गुण की है कि उसमें यदि लक्षणा और व्यंजना की मिलावट होती है तब हम उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाते, लेकिन जब एकदम से स्वच्छ और निर्मल होता है अर्थात प्रसाद गुण युक्त होता है तो काव्य का अर्थ है वो तुरंत हमारे समझ में आ जाता है। वहीं पर हम प्रसाद गुण मानते हैं। प्रसाद गुण की वैसे तो कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है, उसमें या तो माधुर्य गुण समाहित होता है या फिर उसमें ओज गुण रहता है, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं होता है। क्योंकि रचना कोई भी हो, उस रचना में काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारा मन है उसमें कुछ न कुछ तो फर्क पड़ेगा। या तो हमारा चित्त है वो द्रवीभूत हो जाएगा या फिर उसमें कांति आ जाएगी, चेतना आ जाएगी, ओज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो दोनों गुण हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही है कि उसका अर्थ हमारे समझ में आना चाहिए। अब हम उदाहरण देखते हैं। अति अगाध अति ओतरो, नदी कूप सरुबाई, सोता को सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। बिहारी ने कहा है कि जहाँ जिसकी प्यास बुझती है उसके लिए वो ही सागर होता है। दूसरा, हाथी ने साथी ने घोरे न चेहरे ने, गाँव न ठाऊँ कुठाऊँ बिले है, तात न मात न पुत्र न मित्र, न वित्त न तिये कहूँ संग रहे, केशव काम के राम विसारत, और निकाम रे काम न एहे, चेति रे चेति अधोचित अंतर, अंत कालेक अकेलो ही जहे। ये तुरंत कहते ही हमारे समझ में आ गया कि इसमें कहा गया है कि अंत काल हमें अकेले ही जाना है। ये हाथी साथी घोड़े चेले ठाव कुठाव पुत्र माता पिता वित्त धन ये सब चीज़ें हैं, ये यहीं रह जानी है, हमारे साथ कुछ नहीं जाना है। अंत काल में हमें अकेले ही जाना है। तो सीधा सा अर्थ जब हमारे समझ में आ रहा है तो वहाँ पर प्रसाद गुण माना जाता है। दूसरा उदाहरण भी हम देख सकते हैं, चाहे कोई भी ऐसा उदाहरण जिसमें सीधे ही हमारे बात समझ में आ जाए तो वो प्रसाद गुण माना जाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, हे प्रभो आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो सिंपल सी बात है, हमें पढ़ते ही हमारे समझ में आ रहा है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, कि हम प्रभु से ज्ञान मांग रहे हैं। लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, कि हमें शरण में ले लीजिए, हम सदाचारी बने, हम वीर व्रत का धारण करें, हम धर्म की रक्षा करने वाले बने। तो सीधा सा अर्थ जहाँ पर भी समझ में आ जाता है वहाँ पर प्रसाद गुण माना जाता है। तो ये अपने काव्य गुण थे। 3 काव्य गुण माने जाते हैं, माधुर्य, ओज और प्रसाद। धन्यवाद।